कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज मेरा नया जन्म हुआ क्या? चलिए, लेक्चर 52। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 के दो कंसेप्ट्स कवर करेंगे और फिर मटेरियलिटी की एक बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन होगा आज के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम मटेरियलिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कि कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी के हवाले से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने मुनासिब समझा आपके साथ शेयर कर दूं। 2 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं, 2 पॉइंट। एक चीज तो ये कि अगर वो कोड ऑफ, बल्कि कल मैंने बताया था आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोड ऑफ एथिक्स के एक तो ये कि अगर कंटिन्यूअस केस स्टडी हो, समटाइम कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी होती है कंटिन्यूअस से मुराद पैराग्राफ फॉर्म में। अक्सर आपने देखा होगा कि कोड ऑफ एथिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह 2, 3 या 4 पार्ट्स उसने बताए होते हैं और आपने हर सिचुएशन को अलग-अलग सॉल्व करना होता है। हर सिचुएशन के थ्रेट्स अलग बताते हैं आप, उसके सेफगार्ड्स अलग बताते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है केस स्टडी आती है पैराग्राफ फॉर्म में, उसमें 1, 2, 3 है, उसमें भी सिचुएशन 3, 4 हो रही होंगी। हो सकता है कंटिंजेंट फी की भी बात कर रहा हो सकता है गिफ्ट की भी बात कर रहा हो सकता है फेमिलियरिटी रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हो, फैमिली रिलेशनशिप की भी, उसमें भी सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन ने मर्ज की होंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंट होता है, या यूं कह लीजिए एक स्टेप मुश्किल होता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपने पैराग्राफ को पढ़ के 1, 2, 3, 4 सिचुएशन खुद से अलग डिफरेंशिएट करनी होती है। ठीक है, खुद से डिफरेंशिएट करनी होती है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, उसमें वो शायद लास्ट वाला असाइनमेंट में आपको दिया था, लास्ट वाला, जिसमें वो IFRS 15 का वर्ड था कि उसमें कॉम्पिटेंस का इशू था। ठीक है, तो अगर पैराग्राफ और भी क्वेश्चन है कुछ, अगर कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म की शक्ल में केस स्टडी आए तो आपने उसमें भी ढूंढनी वही सिचुएशन है कि इसमें फैमिली वाली सिचुएशन कौन सी आ रही है, इसमें लॉन्ग एसोसिएशन की सिचुएशन कौन सी आ रही है, टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज की आ रही है सिचुएशन, इसमें ओवरड्यू फीस की सिचुएशन आ रही, सिचुएशन सारी होंगी। फर्क सिर्फ एक होगा, क्या उसने 1, 2, 3, 4 अलग-अलग सेंटेंसेस देने की बजाय उसको इकट्ठा कर दिया। होगा उसी तरह 1 या 2 सेंटेंस पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये कोई और सिचुएशन है, फिर अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा ये डिफरेंट सिचुएशन है, अगला सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा डिफरेंट सिचुएशन है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है कि उसने नंबरिंग नहीं की। नंबरिंग आप खुद से कर लीजिएगा कि ये सिचुएशन डिफरेंट है 1, ये सिचुएशन डिफरेंट है 2, ये सिचुएशन, और सॉल्यूशन देते हुए सिर्फ हेडिंग बना के लिख दीजिएगा कि ये लॉन्ग एसोसिएशन का ये थ्रेट और सेफगार्ड फैमिली, जो भी उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी इसके मुताबिक, तो ये हैंडल कर ले। तो असल में इससे कोई क्वेश्चन की नेचर चेंज नहीं होगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज होती है उसकी, यानी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन वो चेंज कर देता है। बुलेट्स फॉर्म में क्वेश्चन प्रेजेंट करने की बजाय कंटिन्यूस पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता है। क्लियर? और ये ध्यान में रखिएगा, एग्जैक्टली इसी तरह का इस सेशन में हमारा एक नया चैप्टर ऐड हुआ है क्वालिटी कंट्रोल का, उसकी केस स्टडी भी एग्जैक्टली इसी स्टाइल की होगी। यानी उसने कोड ऑफ एथिक्स के ही उसमें बहुत से इश्यूज उसमें भी डिस्कस होते हैं, प्लस कुछ और इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, लेकिन उसमें भी कंटिन्यूअस फॉर्म में या 1, 2 करके केस स्टडी, नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में केस स्टडी प्रेजेंट करेगा उसमें। ठीक है, उसका तरीकाकार इस तरह, उसमें आपने पैराग्राफ पढ़ के बताना होता है, अच्छा ये पहले वाले 2 सेंटेंसेस में ये वाला इशू है, दूसरे वाले 2 सेंटेंस दूसरे में ये इशू है। सिचुएशन वही होंगी जो हमने पढ़ी हुई है, कोई नई सिचुएशन नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ किस चीज का फर्क होगा? प्रेजेंटेशन का। उसने बुलेट्स की बजाय पैराग्राफ फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। तो इससे आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे, परेशान तो नहीं, ये जहन में रखिएगा। दूसरी चीज, नॉर्मली जब वो कहते हैं ना थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें, तो स्टूडेंट
इससे मुराद लेता है, इससे मुराद है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। ये लिखने ये लिखने हैं। तो इससे मुराद यही होता है वैसे। लेकिन सम याद रखिएगा, ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स ये बात बताता है कि अगर कोई फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल कंप्लाई ना हो रहा हो, वो भी थ्रेट है। आपको इसकी मिसाल देता हूं। हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल। हमने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस चैप्टर 5 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में स्टडी किया था कि जब हम किसी क्लाइंट नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं ना, उसमें भी थ्रेट होता है। क्या कि एक थ्रेट तो ये होता है कि हाँ जी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, शाबाश, कि हो सकता है हमारे पास नॉलेज रिसोर्सेज ना हो और हम इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो उसमें कौन सा थ्रेट हमने लिखा था भला? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। याद है आपको? तो जाके देख लीजिए, वो थ्रेट में थोड़ी शामिल था। उस वक्त तो आपने चूंकि कोड ऑफ एथिक्स पढ़ा नहीं था चैप्टर से, तो उस वक्त आपके जहन में सवाल नहीं आया। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि भाई ये तो कोई थ्रेट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो प्रिंसिपल है, थ्रेट तो है ही नहीं, तो इसे हम थ्रेट के तौर पे क्यों लिख रहे हैं? इसलिए कि कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स में भी से किसी भी वायलेशन अगर हो रही हो, वो भी थ्रेट होता है। अगर कभी कहे बताओ इस सिचुएशन में क्या थ्रेट है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा हो, तो वो भी क्या एक थ्रेट है? यस, वो भी थ्रेट है। हालांकि 5 थ्रेट में उसका नाम नहीं है, लेकिन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल तो है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर थी। असाइनमेंट का शायद लास्ट क्वेश्चन था, वो अमजद वाला था शायद, जिसमें क्लाइंट उसके पास आता है और वो उसे एडवाइस का कहता है, वो कहता है मुझे नहीं पता, कि अपने किसी दोस्त से पूछता है। ठीक है, उसमें जब आप देखेंगे तो केस स्टडी की प्रेजेंटेशन भी पैराग्राफ फॉर्म में है और उसके थ्रेट्स में भी एक ऐसा थ्रेट भी है जो कि बेसिकली प्रिंसिपल है। ठीक है, इस दफा टेस्ट में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। दो चीजें मैंने आपको इतनी डिस्कशन के बाद सिखाई कि कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी और जो नया टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। अब देखिए, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, वो नया टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैंने सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है उस चैप्टर में जाके। ठीक है, लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं ना, हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं, कितने दिन हो गए, कितने रह गए हैं, तो आप इन चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे होते। लेकिन मुझे पता है क्वालिटी कंट्रोल वाला चैप्टर हमारा हो गया, मुझे पता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया चैप्टर, रिलेटेड पार्टी के आधे से ज्यादा कंसेप्ट हो गए हैं। ठीक है, ये आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं है, लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, हम वो टाइम फिर केस स्टडी में लगाएंगे। ठीक है, जो हमारा बचा होगा जी। हाँ, ये क्वेश्चन इन्होंने बता दिया, ये हमारा वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका पार्ट बी है। अमजद, हाँ देखा वो IFRS 15 और अमजद। तो ये पैराग्राफ फॉर्म है, इसको आपने खुद 1 2, इसमें शायद 3 इश्यूज थे, 3 थे या 2 इश्यूज थे मेरा ख्याल। हाँ जी, 2 या 3 इश्यूज थे। 12 चैप्टर 7 की हमारी सिचुएशन है, वो तो एज इट इज अगर आ जाएगी तब हमने वो थ्रेड्स ही लिखने हैं। चैप्टर 7 की सिचुएशन अगर कोई आ जाए एज इट इज हमने लिखनी है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई और है तो पर अगर थ्रेड ना लग रहा हो तब वो सोचेंगे। हाँ, अगर कोई और सिचुएशन आए तो फिर थ्रेट कोई ना हो तो फिर प्रिंसिपल देखिए, सिचुएशन खुद ही आपको डायरेक्टली बता देती है इसमें थ्रेट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे एक केस स्टडी थी, वो शायद वो भी टेस्ट में भी थी, उसमें उसने कहा कि जी बेटे, बाप ने बेटे से पूछा कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, तो उसने उसे कोई एडवाइस वगैरह दी थी, तो फौरन हमें पता चल जाता है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है। तो वो आपको, आपने इतनी को केस स्टडीज कर ली है, अब मैं कॉन्फिडेंट हूं, इतनी को केस स्टडीज कर लिया कि अनसीन क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी छुपाए हुए हैं। शुरू में जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं ना, वो ना साथ में आपको जिससे उंगली पकड़ के चलाया नहीं जाता बच्चे, उस तरीके से दिए जाते हैं। तो आपको या तो क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि आपने सिचुएशन के साथ कंफर्टेबल हो, या क्लास में डिस्कस कर दी जाती हैं ताकि आपको परेशानी। अब हम जैसे जैसे टेस्टिंग स्टेज की तरफ जाएंगे ना, प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, तो मैं कुछ अनसीन क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, सरप्राइज। ठीक है, हाँ जी, और अपनी तरफ से सरप्राइज आपके लिए शौक होगा वो। हाँ जी, दौड़ चले। तो ये समझ आ गया। ये डिस्कशन कुछ थोड़ी सी केस कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी के वाले से करनी थी जी। जैसे थ्रेड्स के साथ साथ अगर कोई प्रिंसिपल वायलेट हो रहा हो तो वो भी हमें बताना है। जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट रहता है सर, उसके साथ साथ तो ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल भी वायलेट हो रहा होता है। नहीं, सेल्फ जितने थ्रेड्स है ना, ऑब्जेक्टिविटी असल में ये 5 थ्रेड्स ना बेसिकली इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिविटी को हमने डिस्कस नहीं करना, उसमें नॉर्मली वो पूछता है जो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर, ये प्रिंसिपल ज्यादा केस स्टडी में टच करता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जी। मेरा
कल वाले लेक्चर में टाइमिंग वाली बात बताई थी। हाँ जी, स्ट्रेटजी में के प्लान में, स्ट्रेटजी में, ठीक है। हाँ जी, उसमें था मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करेंगे, उसमें भी एक्सपेक्टेड टाइमिंग की बात की थी, बिल्कुल की थी। वो क्या थी असल में प्रैक्टिकली हमने ना देखिए जो होती है ना एम्प्लॉयज या स्टाफ, लोअर स्टाफ, वो तो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल होता है, हम किसी भी वक्त जाके उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जो हायर मैनेजमेंट होती है ना, जैसे सीएफओ, जैसे सीईओ, जैसे डायरेक्टर्स, ये हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वक्त इनके ऑफिस का दरवाजा खोले, अंदर चल जाए, उनके डिस्कस, उनके अपने जाहिर है हाई लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं, पार्टी के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनके साथ पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग रखना पड़ती है। क्या आप हर वीकेंड पे जुम्मे के बाद 3 से 4 बजे तक हमारे लिए अवेलेबल होंगे अगर हमने मीटिंग करनी होगी, या हर मंथ एंड पे अवेलेबल होंगे? तो मैनेजमेंट के साथ और डायरेक्टर के साथ जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, टाइमिंग से मुराद वो ये है कि उसके साथ इस तरह की टाइमिंग सेट करनी है कि हमारी उसके साथ मीटिंग जो है वो कब कब होगी, ठीक है। पहले से उनके साथ शेड्यूल मीटिंग करनी पड़ती है। जो लो स्टाफ होता है ना, उनके साथ शेड्यूल मीटिंग की जरूरत नहीं, वो एवरी टाइम अवेलेबल होता है हमारे लिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी करेक्शन कर ले। इन्होंने कहा ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाह रहा है, इसको मैं करेक्ट करके यूं बोल रहा हूं, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा? वो क्या डॉक्यूमेंटेशन ये हम कंट्रोल्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसने ये डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है क्लाइंट का सिस्टम क्या है। जैसे सेल्स में अगर उसने इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं तो क्लाइंट का पूरा सिस्टम सेल्स का डॉक्यूमेंट करता है। सेल्स इनिशिएट कहां से होती है, ट्रांजैक्शन कितने डिपार्टमेंट से गुजरती है, क्रेडिट लिमिट कौन अप्रूव करता है, कौन चेक करता है कि कहीं सेल्स होने से क्रेडिट लिमिट ओवर तो नहीं हो रही, ठीक है। तो और कौन रिकॉर्डिंग कर रहा होता है सिस्टम में, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की जनरल लेजर के साथ रिकंसिलिएशन, ये सारी सेल्स सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करता है, फिर इनको टेस्ट करता है, वाकई ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाकई क्रेडिट लिमिट की अप्रूवल हो रही है कि नहीं हो रही, वाकई सेल्स अप्रूव करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक हो रही है कि नहीं हो रही, वाकई चीजें डिस्पैच करने से पहले सेल्स ऑर्डर के साथ मैच हो रही है कि नहीं, कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया वही चीजें डिस्पैच हो रही है, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट ली जा रही है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो चीजें रिसीव करके कस्टमर बाद में मुकर जाए कि मैंने तो रिसीव ही नहीं की। ये सारी चीजें ना सिस्टम का हिस्सा होती है, वो हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम डॉक्यूमेंट करता है और फिर उसके बाद चेक करता है जो कि मैंने इस सिस्टम में क्या क्या चीज चेक की, इंश्योर करने के लिए कि जो मैंने ऊपर सिस्टम लिखा है ये इनफैक्ट ऑपरेट भी हो रहा है, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये चीजें डॉक्यूमेंट करनी होती है। और इनमें अगर कोई उसे वीकनेस नजर आ जाए, डेफिशिएंसी नजर, उसको भी डॉक्यूमेंट करता है। जी जी, इम्पोर्टेंट एरियाज को इसमें आइडेंटिफाई करना है, उसने कहा कि पोटेंशियल प्रॉब्लम। हाँ जी, दोनों में क्या फर्क होगा? बेनिफिट्स में उसने कहा, अच्छा बेनिफिट्स मैंने आपको बताया था जनरली है, लेकिन बेनिफिट्स में उसने कहा कि इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करता है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई। पोटेंशियल प्रॉब्लम से मुराद ये है कि कहीं पे भी हो सके, जो एरियाज है ये बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन की बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें कुछ और एरियाज अहम होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कुछ और एरियाज अहम है। नॉर्मली जब हम क्लाइंट में जाते हैं ना ऑडिट करने के लिए, हमारे लिए सबसे अहम एरिया होता है नॉर्मली ऑन एवरेज सेल्स का, लेकिन अगर किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो उसमें हमारे लिए डिपॉजिट्स का एरिया, जो लैंडिंग होती है ना, उसका एरिया ज्यादा अहम होता है। इसी तरह इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट एरियाज, कुछ एरियाज कम अहम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा। तो जब हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं, तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस क्लाइंट में ये वाला एरिया ज्यादा है, ये कम अहम है। और पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जब हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं तो रिस्क असेसमेंट भी कर रहे होते हैं साथ। जैसे अगर आपको किसी जगह पता चले कि अब मैं आपको छोड़ी आपकी, अब रिस्क असेसमेंट भी मैं आपको साथ में सिखा रहा हूं। आपको एक जगह आपने क्लाइंट पे गए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, समन एंटायर ऑडिट की स्टेज है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करें। आपको पता चल रहा है कि कस्टमर्स को बगैर कोई चेकिंग किए, वेरिफिकेशन किए क्रेडिट लिमिट अप्रूव कर दी जाती है। भाई जो भी उधार आके लेना चाहे उधार ले सकता है, उसकी कोई चेकिंग, उसकी बैकग्राउंड सर्च नहीं कि कहां से आया है, कितनी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मार्केट में कितने, चेकिंग नहीं होती। इससे क्या कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम या कोई ऐसा एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है जिसमें आपको लगे कि रिस्क है? बैड, शाबाश, ये है रिस्क असेसमेंट।
इससे हमें ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। हम कहेंगे इस इंफॉर्मेशन की वजह से डेटर्स के प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर वर्क बढ़ा दो, क्योंकि इसका मतलब है कलेक्शन उनसे होना अब थोड़ा मुश्किल होगी उसमें। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है, ठीक है। ये है पोटेंशियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई हमें। ये थोड़ा स्पेसिफिक या ज्यादा डिटेल है। एरिया कौन सा है मैं कौन नहीं, ये थोड़ा जनरल नेचर की होते हैं, ठीक है। हमारी एक मीटिंग थी, उसमें एक ऑडिट कर रहे थे, एक हॉस्पिटल का ऑडिट था। तो उसमें हम बैठे हुए थे, हमारे पार्टनर ने एक बात कही थी कि हॉस्पिटल के ऑडिट में जो रेवेन्यू है वो ज्यादा अहम है। किस लिए? क्योंकि जो नॉर्मली हॉस्पिटल में 2 तरह के रेवेन्यू होता है, एक आउटडोर एक इंडोर। 2 तरह के पेशेंट आते हैं। आउटडोर आते हैं, चेकअप कराते हैं, पर्ची फीस दे के निकल जाते हैं। इंडोर एडमिट होते हैं। इंडोर का रेवेन्यू पता है कब रिकॉर्ड होता है? जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, मर जाए या डिस्चार्ज है, जो भी किस्मत। सम टाइम पेशेंट 2 दिन में डिस्चार्ज होता है, सम टाइम 2-2 3-3 महीने भी एडमिट रहते हैं। अब हाँ, अब देखें 31 दिसंबर के ऊपर जो पेशेंट महीना 1.5 महीना से एडमिट है, उसकी डिफरेंट सर्जरी वगैरह हुई है, ऑपरेशन हुए हैं, मेडिसिन उसको दी गई है, लेकिन उसका रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा इसका रेवेन्यू जो है वो आपने ज्यादा क्रिटिकल एरिया। और फिर उन्होंने एडवांसेस का भी कहा। ये एज अकाउंटेंट अब आपने सोचना है। हॉस्पिटल वाले उससे पूछो पता क्या कहते सर पैसे ले तो लिए हैं। कौन से पैसे लिए? सर हम एडवांस लेते हैं उनसे। और आपको अंदाजा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, पेशेंट को एडमिट कर पहले एडवांस लेते हैं। उनके हिसाब से वो अपना काम पूरा कर रहे थे कि एडवांस लेके सर्विसेज दे रहे हैं। हम कहते थे नहीं, एडवांस अभी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट क्लोज तो नहीं हुआ, उसमें जो आपने एडवांस लिया है वो लहदा लाइन आइटम आएगी, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसका रेवेन्यू लहदा रिकॉर्ड होगा। वो उसको नेट कर दिया करते थे, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमें पार्टनर ने तो ये चीजें एक्सपीरियंस से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से उन्हें पता चली। उन्होंने स्टार्ट में हमें बता दिया कि इन एरियाज के ऊपर फोकस करना, और हमने उनके ऊपर फोकस किया, ठीक है। तो ये प्लानिंग का ये फायदा होता है। अगर हम प्लानिंग ना कर रहे होते, पार्टनर उस मीटिंग में ना बैठा होता, हमें ये बात ना बताता, तो शायद ये बात हमें फिर भी पता चल जाती, लेकिन एंड में जाके पता चलती। और उस वक्त हमें या तो लेट शीटिंग करके काम करना पड़ता ज्यादा, या हमें अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करना पड़ते। तो प्लानिंग से फिर इस तरह के इश्यूज सामने आ जाते हैं, ये फायदा हो जाता है। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ब्रीफली डिस्क्राइब एंड प्लानिंग एक्टिविटीज, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये मेरे भाई सेंटर में कैप वाले भाई, आप बताइए प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में सिर्फ नाम टू द पॉइंट बात बतानी है, लंबी चौड़ी नहीं, 2 हरफी बात। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कौन सी 2 चीजें हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं मेरे भाई? अच्छा, ये करते भी है कि नहीं करते? हाँ, एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एक काम इससे पहले भी करते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में 2 काम क्या करते हैं? एक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, और दूसरा एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और इसी के अंदर एक्सेप्टेंस में ही कह ले प्री कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं एक तरह से। प्लानिंग एक्टिविटीज 2, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, 2 काम बना, शाबाश। हाँ याद है, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे आपने याद किया होगा, सिर्फ उस कंसेप्ट तक पहुंचाना मेरा काम है। आगे आपने याद किया होगा तो आगे आप चल सकेंगे, नहीं याद किया होगा तो उधर रुक जाएंगे, और वो याद करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं भाई। अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300, अल्लाह जाने कौन सा है, 300 मुझे नहीं पता। रिवाइज्ड प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट्स दैट ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट। ये तो हमने पढ़ा है, ये वाले। हमें इससे क्या गर्ज के कहां लिखा है, किस नंबर में लिखा है? 10 नंबर वाले में लिखा है, 15, हमें क्या पता, लेकिन हमें इतना पता है प्लान होता है। ऑडिटर मस्ट प्लान द ऑडिट, बिल्कुल प्लान करना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान एन ऑडिट। जी मेरे भाई आप बता दीजिए, ये प्लान, हाँ, व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्लान एन ऑडिट, क्यों इंपॉर्टेंट है? छुट्टी पे
क्यों प्लान करना अहम है? ताकि ऑडिट के टाइम में आसानी हो सके। ये क्या? डॉक्यूमेंट्स आसानी से चेक हो सके। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली और कोऑर्डिनेशन विद अदर्स। जी मेरे भाई एंड पे जो बैठे हैं, जो अभी मेरी तरफ देख रहे थे, अब थोड़ा नजर यहाँ पीछे था। क्यों प्लान करना जरूरी है? ऐसे ही खुदा का हो, जल्दी बताएं। नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? एब्सेंट थे साथ वाले भाई जी। क्या कह रहे? क्या पूछा? ये यार एक दफा क्यों नहीं सुन लेते आप लोग? बता दें क्यों जरूरी है प्लान करना ऑडिट? टू complete the engagement efficiently and effectively, to identify important areas, to coordinate on timely basis, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। जो पहला आपने बताया था ना वो दोबारा बता दें। अब नीचे नहीं देखना आपने, मैं देख रहा हूं। चले बात समझ आ गई ना क्या पूछ रहा है और क्या लिखना है? चले ठीक है, आगे चलते हैं। Question 3 part. Explain the difference between overall audit strategy and the audit plan. Overall audit strategy definition. और ये मेरे भाई बताएंगे मुझे। Overall audit strategy के 3 लफ्ज बता दीजिए जो मैंने कल याद करवाया था। Scope, timing, direction. शाबाश। और audit plan में 3 nature, timing, action, outcome. शाबाश। अच्छा डिफरेंस बताना है, बाकी पूरी डेफिनेशन छाप लेंगे आप। डिफरेंस बता, तो इस डिफरेंस में मैं एलिमेंट्स भी बता दूं ना जो ऑडिट स्ट्रेटजी में लिखे जाते हैं, ऑडिट प्लान में लिखे जाते हैं। हाँ वो बी पार्ट में है। सम टाइम ऐसा, इसीलिए बेहतर ये होता है क्वेश्चन के अगर एक से ज्यादा पार्ट्स हो ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करें। ये आगे चल के 3-4 टॉपिक्स में इस तरह होगा कि कुछ क्वेश्चन का हिस्सा उसने पार्ट ए में पूछा, कुछ बी में पूछा है। नॉर्मली हम वो जो हिस्सा पार्ट ए में लिखते होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में मैं आपको कहूंगा खबरदार, आधी बात लिखनी है पार्ट ए में, आधी बात नहीं लिखनी। आप कहेंगे क्यों सर, पहले सवाल किया था उसमें तो लिखा था। मैं कहूंगा नहीं, इसलिए कि बाकी की आधी बात उसने बी में पूछी है। अगर वो ए में लिख देंगे तो बी में क्या करें? ठीक है। आइडेंटिफाई द मैटर विच आर यूजुअली डिस्कस्ड आर एक्सप्लेन्ड इन द ईच ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा जी मेरे भाई जो भी बोल रहे थे। ऑडिट प्लान में तो मैं आपको बता देता हूं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर होते हैं। ऑडिट स्ट्रेटजी में कौन कौन से मैटर डॉक्यूमेंट किए जाते हैं? हिंट देता हूं, 5 थे। स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिटरमिन इट्स स्कोप, फिर टाइमिंग, और इसमें टाइमिंग से मुराद क्या था? रिपोर्टिंग कंसीडरेशन, डायरेक्शन, फैक्टर्स, फैक्टिंग एफर्ट, रिसोर्स कितने आदमी थे, और फिफ्थ रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्लियर? नहीं याद नहीं आप करके आ रहे हो। और मुझे 4 an auditor is required to establish overall audit strategy as part of developing the audit plan. बिल्कुल ठीक है, ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है ना। ऑडिट स्ट्रेटजी की रोशनी में ही ऑडिट प्लान डिटरमिन किया जाता है, ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, अब द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी से स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट सेट कर, एंड गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान।
और वो जो ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है स्ट्रेटजी की निस्बत, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। फिर क्या पूछ कर रहा है, आइडेंटिफाई मैटर विच शुड जनरली बी कंसीडर्ड इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कौन से फैक्टर है जो स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट डिटरमिन करने के लिए कंसीडर करने चाहिए? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, made to engage expert, use internal audit department, use of internal audit, reliance on internal control, IT, use of IT expert, availability of data and client person। बस ठीक है, शाबाश। चलिए ये हमारे क्वेश्चन हो गए। हालांकि इजी क्वेश्चन थे और मैंने कहा था ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ज्यादातर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं, याद कीजिएगा, आप याद करके नहीं आए। इसका मतलब है आप प्रीवियस टॉपिक्स भी याद करके नहीं आए होंगे, पहले भी आप याद नहीं करते होंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट स्टडी करने, एक एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब अगेन एज यूजुअल ये 5 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन मैं इसमें 10-12 मिनट में कुछ एडवांस की चीजें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। रिस्क असेसमेंट के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करना है आपसे, और फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, और मटेरियलिटी का इंट्रोडक्शन। पहला कंसेप्ट एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशन फॉर इनिशियल ऑडिट। वैसे इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का कंसेप्ट आपको पता है ना, जब ईयर एंड से पहले ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करे और ईयर एंड के बाद करे ना, ठीक है। कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं एडिशनल प्लानिंग फॉर इनिशियल ऑडिट। ऑडिट तो हमें पता है क्या है। अच्छा बताइए, क्या रिव्यू की भी प्लानिंग होती होगी? रिव्यू की भी प्लानिंग हो, हर एंगेजमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। ऑडिट की प्लानिंग, इनिशियल ऑडिट से क्या मुराद है? पहला नहीं, फर्म का पहला नहीं, कंपनी का पहला नहीं। देखा कंसेप्ट, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया या हुआ ही नहीं, और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, ये था इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट में रिपोर्टिंग के हवाले से क्या फर्क पड़ता है? रिपोर्टिंग के हवाले से इनिशियल ऑडिट जो होता है हमारी प्लानिंग को भी इफेक्ट करता है, हमारी एविडेंस कलेक्शन को भी इफेक्ट करता है, स्टेज को, हमारी रिपोर्टिंग स्टेज को भी इफेक्ट करता है। रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है इनिशियल ऑडिट के केस में? अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। एविडेंस में क्या फर्क पड़ता है कि हमने ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना है, उन पे भी एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, वो वाले ओपनिंग बैलेंसेस जो इस साल को इफेक्ट कर रहे हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल है ओपनिंग स्टॉक। हमने इस क्लोजिंग स्टॉक को तो वेरीफाई करते ही करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को भी। क्यों? ओपनिंग स्टॉक इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को इफेक्ट करता है। अगर ओपनिंग स्टॉक में स्कोप लिमिटेशन है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे भी ऑटोमेटिकली स्कोप लिमिटेशन आएगी। अगर ओपनिंग स्टॉक मिसस्टेटेड है और उसे ठीक नहीं किया जाता तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इफेक्ट हो गए। तो इसलिए एविडेंस में भी हम है, लेकिन प्लानिंग स्टेज पे खड़े हैं। उससे भी पहले आ जाए, मुझे बताइए रिकरिंग ऑडिट की प्लानिंग होती है? इनिशियल ऑडिट की भी प्लानिंग होगी? सोच के बताइए किस में रिस्क ज्यादा है? किस वजह से? क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंसेस मिसस्टेटेड हो सकते हैं, उनको वेरीफाई करना होता है। क्या हमें इनिशियल ऑडिट में प्लानिंग करनी चाहिए? रिकरिंग की नस्बत इनिशियल में प्लानिंग उतनी होनी चाहिए, ज्यादा। इसीलिए उसने एक वर्ड यूज किया है, सबसे अहम लफ्ज जिससे आप पहचानेंगे इस कंसेप्ट को, एडिशनल। प्लानिंग तो हमें पता होगी। अच्छा, एडिशनल से क्या मुराद है? क्या कोई और भी प्लानिंग एक्टिविटीज होंगी? ये एक्स्ट्रा है। तो ओरिजिनल वाली कौन सी है प्लानिंग एक्टिविटीज? जो पहले पढ़ ली, ऑडिट स्ट्रेटजी। इसका मतलब है इनिशियल ऑडिट पे ऑडिट स्ट्रेटजी भी बनेगी, ऑडिट प्लान भी बनेगा, उसके अलावा एडिशनल ये एक्टिविटीज होंगी। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, इनिशियल ऑडिट के लिए। जैसे इनिशियल ऑडिट में हमारा सबसे बड़ा मसला होता है एक्सेप्ट करना, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना।
तो सबसे पहले जो एडिशनल, क्योंकि रिकरिंग ऑडिट में तो हम क्लाइंट के बारे में, हालांकि रिकरिंग ऑडिट में भी हम इस डिसीजन को रिव्यू करते हैं, लेकिन वो आधे घंटे में हो जाता है। हमें पता होता है पूरा साल क्लाइंट के साथ गुजारा है, वो किस तरह का बंदा है, उसमें मैनेजमेंट में किस तरह के लोग हैं। अगर ज्यादा गड़बड़ हुई हो ना तो हम तो ड्यूरिंग एंगेजमेंट ही विड्रॉ कर चुके होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल, लेकिन रिसर्च करते, लेकिन खास तौर पे इनिशियल ऑडिट में हमारा अच्छा खासा टाइम इस चीज पे लगता है, इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो इनिशियल ऑडिट में एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हम खास तौर पे अपना टाइम इधर लगाते हैं। और एक्सेप्टेंस में सबसे अहम चीज आपको पता है क्या देखते हैं, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। वैसे हम अपनी कॉम्पिटेंस भी देखते हैं, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी देखते हैं, प्रीवियस एंगेजमेंट से जो नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको भी कंसिडर करते हैं, रिजल्ट्स, लेकिन सबसे अहम इंटेग्रिटी है। तो एग्री करते हैं इनिशियल ऑडिट पे जो सबसे पहला एडिशनल काम करेंगे हम, जो नॉर्मली सब्सिक्वेंट में या तो करते हैं या बहुत कम जो समझे नॉमिनल करते हैं, वो कौन सा काम है, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। इनिशियल ऑडिट में होते हैं, रिकरिंग में भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। दूसरा, डिस्कस इश्यू रिगार्डिंग इनिशियल सिलेक्शन एंड कम्युनिकेट टू दोज टॉपिक इफेक्ट ऑन ऑडिट। क्या हमें क्लाइंट से ये पूछना चाहिए कि भाई पिछला ऑडिटर अच्छा भला काम कर रहा था, उसे क्यों निकाला? क्या पूछना चाहिए कि हमें ये कहना चाहिए शुक्र है तो आपने उसको निकाला और हमें मौका दिया, कि जो उसको निकाल सकते हैं वो हमें भी निकाल सकते हैं? तो पूछना चाहिए कि नहीं पहले उससे? मे भी इसकी गुड रीजन हो सकता है प्रीडिसेसर ऑडिटर जो है वो ओवर ऑक्यूपाइड हो, उसके पास मोर प्रॉफिटेबल क्लाइंट आगे उसने छोड़ दिया हो सकता है 5 साल पूरे हो गए हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका डिसएग्रीमेंट हो, इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन हो। तो इसीलिए हमने उसके इंक्वायर करना है। और अगर मैनेजमेंट के साथ ये डिस्कस करते हुए आपको पता चला कि कोई डिसएग्रीमेंट था या कोई इनएप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन थे, फिर क्या करें? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इस सूरत में क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं रिजेक्ट कर लेना चाहिए? कितनों का ख्याल है नहीं मैनेजमेंट के साथ इस इश्यू को डिस्कस करके जो इसका हल है वो एंगेजमेंट लेटर में लिख देना चाहिए? यस, यही कह रहा है कि इश्यू डिस्कस करें मैनेजमेंट के साथ कि क्या इश्यू थे प्रेडिसेसर ऑडिटर के साथ, और जो भी उसका हल है उसे आपने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है और डायरेक्टर को बताना है इनका इफेक्ट क्या होगा ऑडिट पे। जैसे उन्होंने कहा कि जी डिसएग्रीमेंट था, तुमसे कहेंगे सर डिसएग्रीमेंट, अब इसमें स्टैंडर्ड ये कहते हैं हम तो इस तरह काम करवाएंगे, आप कहते हैं ये फाइनेंस लीज है, हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीज है, स्टैंडर्ड कहते हैं ऑपरेटिंग लीज है, तो हमारे साथ अभी एग्री कर ले एंगेजमेंट लेटर में, ताकि बाद में अगर आपने हमें तंग करना ना तो अभी हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन, और जो इसका इफेक्ट होगा ऑडिट पे हमारे, क्योंकि जिन एरियाज में डिसएग्रीमेंट स्कोप लिमिटेशन है ना, वो एरियाज हमारे ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, रिस्क उनमें ज्यादा है, इसीलिए हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, अब मैं ना कुछ आगे जो कि हमारे चैप्टर आने वाले हैं, तो मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट साथ साथ बिल्ड करना चाह रहा हूं। एक केस स्टडी में इंफॉर्मेशन थी, आपने बताना इस इंफॉर्मेशन में कोई रिस्क है कि नहीं। इंफॉर्मेशन लिखा था प्रीडिसेसर ऑडिटर डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड। क्या रिस्क है? कोई डिसएग्रीमेंट हो किसको? एक स्टूडेंट कहने लगा नहीं सर हो सकता है उसके पास और क्लाइंट आ गए हो सकता है 5 साल पूरे हो गए हो। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शाबाश, उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया था इस बारे में कि क्यों, लेकिन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमारा क्या कहता है, रीजन हो सकती है। तो उसको इसके कोर्स ऑफ एक्शन में उसने कहा था लेटर में, जब आप प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर लिखो ना तो उससे ये रीजन भी क्लैरिफाई करवा लो, सर आप क्यों नहीं रिपॉइंट होना चाह रहे थे। दूसरा पॉइंट समझ आ गया, इशू डिस्कस करना है। तीसरा पॉइंट, कम्युनिकेट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। स्टूडेंट कहने लगा हाँ शाबाश, स्टूडेंट कहने लगा सर ये तो काम हम प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में कर चुके होंगे, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में, प्लानिंग में दोबारा क्यों कर रहे हैं? ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, शाबाश। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में जो हमने पढ़ा था ना एक्सेप्टेंस में, वो था कि कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है जिसकी वजह से हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है किसके वाले से है? ओपनिंग बैलेंसेस की वेरीफाई। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये हमारे सिलेबस कैफ के सिलेबस में नहीं है, एक बताया
स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आपने ओपनिंग, पिछले साल का ऑडिटर कोई और था ना, उसने क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई किया, इस साल हम अपॉइंट हुए, हमने ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करना है कि नहीं करना? लेकिन प्रीडिसेसर ऑडिटर तो उसको क्लोजिंग बैलेंस को वेरीफाई कर चुका है और पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, तो हम एक ही चीज को 2 दफा वेरीफाई करेंगे क्या? काउंटिंग में यही सीखते हैं ना, पिछले साल का क्लोजिंग एज इट इज उठ के आगे आ जाता है। ऑडिट में कहते हैं पिछले साल का क्लोजिंग पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा था, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर की जिम्मेदारी थी। इस साल का ओपनिंग इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने वेरीफाई। लेकिन फिर स्टैंडर्ड हमें एक इजाजत भी देता है, टेंशन दी ना जहां पे उसने, साथ ही एक इजाजत भी दी जिससे हमें सुकून हुआ। क्या उसने कहा? आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस करेक्ट है, चाहे एविडेंस खुद प्रोसीजर परफॉर्म करके इकट्ठा कर लें, चाहे प्रीडिसेसर ऑडिटर से उसकी डॉक्यूमेंटेशन मंगवा लें। अगर वो काम आ जाए, फरिश्ता काम आ जाए और हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन दे दे, हमारा पेटी भाई काम हो गया हमारा, इसीलिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन लाजमी नहीं कि प्रीडिसेसर ऑडिटर हमें वर्किंग पेपर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस और वर्किंग पेपर्स आर ओनरशिप ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ओनरशिप। अगर वो हमें कम्युनिकेशन, अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हमें वर्किंग पेपर नहीं देता, खुद फिर ओपनिंग बैलेंसेस के एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। काम डबल है। ओपनिंग बैलेंस चेंज भाई, ये उस स्टैंडर्ड में उसका जिक्र है, मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाह रहा, ISA 510 उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, उसमें जिक्र है, उसमें ये। अब मैं आप सवाल आपके सामने उठाऊंगा, आपके जेब में फंस जाएंगे, फिर आप बहाने से बार बार पूछेंगे, वो मैं नहीं। बाज़ का ऐसा होता है, हम आप शायद ये सोच रहे हैं दोनों अलग-अलग क्यों है। बाज़ का ऐसा होता है कि वर्किंग पेपर के बाद उसने टिकू ऑडिट किया होता है और हमें पता चल जाता है टिकू ऑडिट किया है, वो प्रीडिसेसर ऑडिटर थका होता है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं ऑब्टेन किया होता उसने, मसले। तो फिर क्या करना पड़ता है हमें? कहते हैं नहीं, फिर हमें खुद एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है, यही बात कर। तो अगर इस स्टेप से सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ना मिले, 4th स्टेप पे जाना। और सम टाइम याद रखें, इनिशियल ऑडिट में चूंकि रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है हम ऑडिट की निस्बत। अच्छा, अपने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, ये सुन लें। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अब ये आपको नए चैप्टर का भी कंसेप्ट समझा रहा हूं। हर ऑडिट एंगेजमेंट का करवाना लाजमी नहीं होता। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या है ये आपको पता है ना? स्टैंडर्ड ये कहता है एक तो लिस्टेड कंपनी है ना, उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जरूर करवाएं। जो लिस्टेड के अलावा कंपनीज है ना, आपकी मर्जी है, दिल करे तो करवाए, दिल करे तो ना करे। तो फिर हम देखते हैं, अगर अनलिस्टेड कंपनीज हो ना, जिनमें रिस्क ज्यादा हो, जिनमें थ्रेट्स ज्यादा हो, तो उनमें फिर हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाते हैं, वरना नहीं करवाते। उसी तरह यहां पे चूंकि इनिशियल ऑडिट है, तो बताइए इसमें रिस्क ज्यादा है कि नहीं? तो वैसे तो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर भी सही काम करेगा, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना बेहतर है कि नहीं? इसीलिए वो कहता है कि ये सारे प्रोसीजर तो हमने, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, ये सारे प्रोसीजर तो हमने आपको बताया कि इनिशियल ऑडिट पे एडिशनल प्लानिंग एक्टिविटीज करनी है। इसके अलावा भी अगर आप कोई करना चाहे ना, फर्म के अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर के मुताबिक, तो कर सकते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज प्रैक्टिस की। ISAs में 10 रिक्वायर, कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो अपने वक्त से 10 साल आगे की सोच रहे होते हैं। हर प्रोफेशन में होते हैं, हर प्रोफेशन में। अब नेक्स्ट अच्छा, तो नहीं, तो स्टैंडर्ड ने अगर 10 रिक्वायरमेंट्स कही हुई है ना, तो कुछ खास तौर पे जो बिग 4 फर्म्स हैं, इनके पार्टनर्स अपनी तरफ से एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड करवाते हैं कि सर 3 रिक्वायरमेंट और करें। हम पाकिस्तान में तो ये सोचते हैं ना, 10 है ना, किसी तरीके से 8 हो जाए, 8 है किसी तरीके से 5 हो जाए, 23 चैप्टर ना किसी तरीके से 10। सर कौन कौन से अहम है? सिर्फ वही 10 याद कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और ये तो पिछले से हर टेस्ट हो गया है सर, इसमें से क्वेश्चन अब तो नहीं ना आएगा, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। वो कहते हैं कि जी स्टैंडर्ड ने अगर 10 रिक्वायरमेंट्स कही है ना, तो हमें एडिशनली अगर हमारे ख्याल में और भी चीज होनी चाहिए तो वो भी ऐड होनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ फर्म्स के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करते ही करते हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर में मजीद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। तो स्टैंडर्ड हमें इसकी, जैसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू,
इनिशियल ऑडिट पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाना स्टैंडर्ड ने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन अगर फर्म के अपने इंटरनल प्रोसीजर क्वालिटी इतने स्ट्रांग है और वो चाहते हैं कि हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, तो इसकी इजाजत दे रहा है। 5th पॉइंट में वो एडिशनल प्रोसीजर प्लानिंग इजाजत दे रहा है। तो ये, हाँ जी, ये इंटरनल की बात हो रही है। बिल्कुल एक्सटर्नल हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे पास जो आया है ना, जो स्टैंडर्ड आया है, वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू का नहीं है। फर्म अगर चाहे तो ICAP उसका एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर देगा। इसका जवाब है यस, लेकिन फर्म नहीं चाहते, नहीं करते। वो कौन गया आप बैल मुझे मार, उसमें कोई मसला निकल आया, वो तो डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे उसके। ठीक, मैं नो करना चाह रहा था, नो करते करते मैंने यस कर रखे। इंटरनल ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड पे होता है। यस, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड पे होता है नॉर्मली एंड पे होता है। अब असल में आहिस्ता आहिस्ता आप सीफैप में घुसते जा रहे हैं, मैं उधर नहीं आपको लेके जाना चाह रहा, आगे चलते हैं बस। हाँ, नॉर्मली देखा, पकड़ लिया ना लफज। हाँ, नहीं डायरेक्ट में भी हो सकता, छोड़े इसको, ये समझ आके 5 पॉइंट। एडिशनल प्लानिंग, लफज एडिशनल पहचान लेंगे, प्लानिंग भी पहचान लेंगे, एडिशनल खास तौर पे लफज, हाँ बिल्कुल, इनिशियल भी पहचान लेंगे। शाबाश, जिसने लफज एडिशनल पहचान लिया, जिसने लफज प्लानिंग पहचान लिया, जिसने लफज इनिशियल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में आइडेंटिफाई कर लिया, उसको नंबर इंशाल्लाह पूरे, पॉइंट भी याद किया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे ऑफिशियली था, सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं करवा रहा हूं आपको। क्यों भला? हाँ, क्वेश्चन स्टडी टेक्स्ट में टॉपिक निकल गया है, क्वेश्चन बैंक में है। तो क्वेश्चन बैंक में अगर है क्वेश्चन, तो एहतियातन हम, वैसे असूली तौर पे जो ICAP की गाइडलाइंस है ना, रूल्स हैं, उनके मुताबिक उसने कहा है जो कंसेप्ट हमारे स्टडी टेक्स्ट में है, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टडी टेक्स्ट से क्वेश्चन में, उसको हम एग्जामिन नहीं करेंगे। तो अब चूंकि ये सिलेबस से निकल गया है, स्टडी टेक्स्ट से एग्जामिन नहीं होना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में है, तो हमारा रिस्क है कि कभी कभार ICAP हो में भी चेक कर ले, और जब हम उससे पूछे चेक क्यों किया, वो कहे क्वेश्चन बैंक में तो है। तो इसलिए अगर इस तरह के 50-50 वाले वो हम कवर कर लेते हैं, जहां इतना पढ़ रहे हैं वहां पे 2 कंसेप्ट और सही। फेजेस ऑफ ऑडिट, आप जब ऑडिट करेंगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है, अच्छा हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो 2 तरह के होते हैं। एक वो जो रिजल्ट से पहले आते हैं, और दूसरे वो जो रिजल्ट के बाद आते हैं। जो रिजल्ट के बाद आते हैं ना, वो सिर्फ रिजल्ट के बाद ही पढ़ते हैं, लेकिन जो रिजल्ट से पहले आते हैं, वो रिजल्ट से पहले वाले फेज में भी पढ़ रहे होते हैं, बाद वाले फेज में भी पढ़ रहे होते हैं। आप ये बताएं, फर्ज कीजिए आपने पहली दफा अटेम्प्ट देनी है, आपके लिए कौन सी अप्रोच बेहतर है? थोड़ा सा रिजल्ट से पहले पढ़ लें, थोड़ा सा रिजल्ट के बाद, के रिजल्ट के बाद ही ज्यादा सारा पढ़ें? थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा बाद में। इसके फायदे क्या होते हैं? सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपका बर्डन शेयर होगा, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, बर्डन शेयर हो जाएगा आपका, लेट शेडिंग नहीं हुआ करेगी। उसी तरह फेजेस ऑडिट के भी 2 तरह, दुनिया में 2 तरह के ऑडिटर्स, एक वो जो सारे के सारे प्रोसीजर ईयर एंड के बाद परफॉर्म कहते हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तो ऑडिट शुरू करेंगे ना, तो सारे का सारा ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने, यानी ईयर एंड के बाद ही करें, यानी फाइनल स्टेज पे ही सारा काम करें। कुछ ऑडिटर कहते हैं ठीक है, ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिक, लेकिन याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बगैर भी कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट वगैरह। इन सब के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाजमी नहीं है। हाँ, क्वार्टरली, अगर आपके पास क्वार्टरली, हाफ ईयरली फाइनेंशियल, उनकी बेस पे एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो वो कहते हैं हम इस तरह करते हैं, कुछ प्रोसीजर पहले परफॉर्म कर लेते हैं ईयर एंड से पहले, और कुछ बाद में। अगर इस तरह करें, अपने ऑडिट के 2 हिस्से कर लें, कुछ प्रोसीजर ईयर एंड से पहले, कुछ ईयर एंड के बाद, तो जो फेज ईयर एंड से पहले होता है इसे कहते हैं इंटरिम, और जो ईयर एंड के बाद होता है
ऑडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के फायदे क्या होते हैं? रिलैक्स फील करते हैं, बर्डन शेयर हो जाता है, थोड़ा काम पहले थोड़ा बाद में, प्रॉब्लमेटिक एरियाज पहले आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रिपोर्ट जल्दी बन जाती है। ठीक है, रिपोर्ट क्योंकि अपने जाहिर आपने शिफ्ट शेयर कर लिया ना, कुछ प्रोसीजर पहले कुछ बाद में, तो डेडलाइन मीट हो जाएगी जल्दी। नॉर्मली जब क्लाइंट डेडलाइन इस तरह की देता है ना कि सर 15-20 ईयर एंड के बाद 15-20 दिन के अंदर आप ऑडिट रिपोर्ट साइन चाहिए मैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाती है। इंटायरम ऑडिट में होता क्या है, साल के 12 महीने है ना, हम ईयर एंड से पहले चले जाते, 10 महीने पूरे हो जाए ना क्लाइंट पे चले जाते हैं। हम कहते हैं इन 10 महीनों में हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेते हैं, और जो 10 महीने की ट्रांजैक्शंस है ना इनको चेक कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूं आपको, इन 10 महीनों की ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है, बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करना। ये ना डेटर सारे वेरीफाई कर रहे हैं, पता चले सारी बिक गई, नए डेटर आगे, नई इन्वेंट्री आ गई ईयर एंड पे, लेकिन इनकम स्टेटमेंट की इनकम एक्सपेंस आपको पता है वो नहीं चेंज हो, वो ऐड ऑन नहीं होगा, वो रिप्लेस नहीं होगा। इसीलिए हम कुछ ट्रांजैक्शन इनकम स्टेटमेंट के ऊपर फोकस कर रहे थे, बैलेंस शीट के ऊपर नहीं। इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का कंसेप्ट समझ आ गया? तो मुझे बताइए किस इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट में से किस पे लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, किस पे रीजनेबल? बिल्कुल गलत। अब भाई ये तो एक ही ऑडिट के 2 हिस्से हैं, इसमें एक ही रिपोर्ट जाएगी, 2 रिपोर्ट्स नहीं जाएंगी, और वो रिपोर्ट कब जाएगी? फाइनल ऑडिट के बाद। ये लैदा ऑडिट, अच्छा कोई बात, अच्छा चले फिर बताइए, इन इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट में से कौन सा ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर करेगा, कौन सा इंटरनल ऑडिटर? दोनों एक्सटर्नल। हाँ ठीक है। कुछ कहते हैं सर इंटरिम ऑडिट इंटरनल ऑडिटर का दूसरा नाम है। नहीं 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 नहीं, इंटरिम ऑडिट और चीज है और इंटरनल ऑडिट और चीज है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछूं तो आप मुझे बता देंगे कि ये इंटरिम ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म होगा कि फाइनल ऑडिट में? इंटरिम ऑडिट करने के फायदे क्या हैं? हाँ, कुछ काम पहले, कुछ बर्डन शिफ्ट हो जाता है, डेडलाइन जल्दी मीट हो जाती है, बट ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है फाइन, क्योंकि कंफर्मेशन लेटर नॉर्मली जिन पार्ट एज ऑन डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, बैंक बैलेंस को, लॉयर्स को, फिक्स एसेट्स को नहीं करते कंफर्मेशन लेटर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए जो एडजस्टमेंट्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन की या कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, इनको वेरीफाई करना है। जाहिर है ये प्रोसीजर परफॉर्म ही तब होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। कट ऑफ प्रोसीजर पता है आपको? कट ऑफ सेल्स, कट ऑफ ऑन सेल्स, कट ऑफ ऑन परचेज, ये चैप्टर 3 में पढ़ा था ना दर्शन में। कट ऑफ टेस्ट जो है ये कब परफॉर्म किया जाता है? फाइनल में। शाबाश, मैं पूछ रहे थे इन्वेंट्री काउंट फाइनल में, फाइनल में, इंटरिम पे। अच्छा मजे की बात सुने, इंटरिम पे कर सकते हैं। अब देखें मैंने चैप्टर 10 भी पढ़ा, अब ये चैप्टर 10 का कंसेप्ट आ गया, वो भी साथ साथ पढ़ लेना। फिर आप ये तो नहीं कहेंगे सर अभी तो इतने से चैप्टर हुए हैं और अभी इतना भूल जाएंगे। बिल्कुल। एक ईयर एंड है 31 दिसंबर, नॉर्मली स्टॉक काउंट करते हैं ईयर एंड पे, लेकिन फर्ज कीजिए किसी वजह से हमने 31 अक्टूबर पे स्टॉक काउंट कर लिया और 31 दिसंबर पे स्टॉक काउंट नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एविडेंस ऑब्टेन। आप बताइए क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे इंश्योर करने के लिए कि 31 दिसंबर का बैलेंस इन्वेंट्री का ठीक है? कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाती है। नहीं, हमारा मसला ये नहीं है,
हमने ऑब्सोलीट आइटम्स आइडेंटिफाई करनी, मसला ये नहीं है। हमारा मसला ये 31 अक्टूबर की फिगर से 31 दिसंबर की फिगर पे पहुंचना। स्टेप नंबर 1 31 अक्टूबर का बैलेंस कंफर्म कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के दरमियान की परचेजेस ऐड कर लेंगे और सेल्स। ये बताया आपने काउंटिंग वाला काम है, ये प्रोसीजर ठीक। एक काम और करेंगे, कट ऑफ भी कर लें। एक काम और करेंगे आइडर वाला, वो बताए डॉक्यूमेंटेशन चेक। सिर्फ सेल्स को ऐड करने से पहले ये भी तो देखना है सेल्स की फिगर ठीक है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? उस 2 महीने की सेल्स का सैंपल सेलेक्ट करके उसका जीडीएन देखना पड़ेगा। शाबाश। तो इंटरम आइड फाइनल आइड समझ आ गया। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछा था, ये कहां होगी? इंटरम में, फाइनल में? इंटरम में। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग कब ऑब्टेन कर? स्टार्ट में। टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक मिनट, प्रिलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर में फर्क क्या है? प्रिलिमिनरी बता रहा हूं। अब सुनिए, अगर आप इस सवाल का जवाब दे दिया ना, चैप्टर 10 आधा खत्म। अगर इस सवाल का जवाब दे दिया, एनालिटिकल प्रोसीजर हम कहते किसको हैं? जब कंपैरिजन और रेशो एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन और रेशो एनालिसिस करते हैं। 4-5 सवाल पूछूंगा ये, और मैं सही कह रहा हूं, ये ना समझेगा मजाक कर। कंसेप्चुअली आधा चैप्टर 11 रिस्क असेसमेंट वाला आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूछो क्वेश्चन। ये हमें ये बताता है कि इंटरम ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम प्रिलिमिनरी, जिससे हमें रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। मैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। तैयार है? पहला एनालिटिकल प्रोसीजर, पिछले साल की सेल्स का इस साल की सेल्स के साथ कंपेयर किया। इस साल की सेल्स पिछले साल की निस्बत बहुत ज्यादा है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ, पूरी बात करें भैया, ओवर स्टेटमेंट करेक्ट। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स बहुत ज्यादा कम है। खा गए मार। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है। फिक्स एसेट की इंपेयरमेंट। अच्छा ठीक है, पिछले साल की निस्बत इस साल एडमिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है और सेलिंग एक्सपेंस बहुत कम है। एडमिन एक्सपेंस, अच्छा पहले सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, अंडर स्टेटमेंट का है। और अगर सेलिंग एक्सपेंस कम है, एडमिन ज्यादा है, मिसक्लासिफिकेशन। अब सुनिए, अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने 2 का भी जवाब दे दिया ना, तो समझ लीजिए हमारा नहीं चैप्टर, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं, ऐसे नहीं एडवांस होता। चैप्टर 11 आधा खत्म। पहला क्वेश्चन मेरा, पिछले साल की निस्बत इस साल इन्वेंट्री की अमाउंट बहुत ज्यादा है, कंपेयर किया, या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा है। रिस्क है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का, एनआरवी पे रिगार्ड करनी पड़ेगी इन्वेंट्री। करेक्ट, शाबाश। दूसरा, पिछले साल की निस्बत इस साल डेटर्स बहुत ज्यादा हैं, या डेटर टर्नओवर रेशो ज्यादा है। शाबाश, रिस्क है, डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिगार्ड करने पड़े। शाबाश। तीसरा, पिछले साल की निस्बत इस साल क्रेडिटर्स बहुत कम है, क्रेडिटर्स बहुत कम है। ये खा गए मारा, डिस्काउंट नहीं। क्रेडिटर्स अंडर स्टेटेड है, क्लाइंट ने कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किए। आखिरी क्वेश्चन, चले आखिरी क्वेश्चन, इस पे अब फैसला हो जाएगा, इस पे फैसला हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन,
प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिक्रीज हो रही है और करंट रेशो भी डिक्रीज हो रही है। शाबाश। लिक्विडिटी इश्यूज हैं, गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, आपने रिस्क असेसमेंट में यही काम कर, एनालिटिकल प्रोसीजर में यही करते हैं। देखिए, जितने भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए कैसे किए हैं, आपने कंपेयर करके, पिछले साल के साथ इस साल को कंपेयर करके, रेशियोज को कैलकुलेट करके कंपेयर, यही तो एनालिटिकल प्रोसीजर में करते हैं। नोट्स चैप्टर 11 ना ना ना, अब नोट्स नहीं मिलने, नोट्स बस मिल गए, खत्म खत्म, अब और कोई नोट्स नहीं है। अब आप फोटो कॉपी करा लें अगर आपने करानी है तो, काफी है। कल का काम भी पड़ा हुआ, कल क्या है, कल क्या पढ़ाया था? अच्छा, एक मिनट है, चले जो पहले पढ़ा दिया मैं वो पढ़ा दूं। मटेरियलिटी की डेफिनेशन, हमारे ऑडिट में लफ्ज मटेरियल कब यूज होता है? जब हमने इफेक्ट देखना हो मिस स्टेटमेंट का और स्कोप लिमिटेशन का, तभी कंसीडर होता है ना। अच्छा, मटेरियलिटी की डेफिनेशन है, मैंने पहले पढ़ाई हुई है। अच्छा, एक मिनट, डेफिनेशन आपके सामने सिर्फ रिकॉल करने के लिए बोलूंगा, फिर 2 क्वेश्चन पूछूंगा। डेफिनेशन रिकॉल, आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement. Materiality depends on size as well as nature. इसमें मुझे बताइए, इसमें बताइए, एक मिनट, आप सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? नहीं, एक मिनट है, सबसे अहम लफ्ज कौन सा? शाबाश, इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। जी मेरे भाई, ये आप थोड़ी देर और इंतजार कर लें, हैं, फिर उसके बाद जो चाहिए उनके क्राउड में, और कोशिश करें मेरी क्लास में जरा अवॉइड करें, हैं, बातें करना है। अच्छा, इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट, इन्होंने कहा ये सर ये लफ्ज अहम है। ये क्यों लफ्ज अहम है? क्योंकि शाबाश, मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी मटेरियल हो सकती है, समटाइम इंडिविजुअली इमटेरियल होती है, इकट्ठा होकर मटेरियल हो जाती है। केस स्टडी अप्रोच में सिखाया था ना ये बात, शाबाश। अच्छा, इसके अलावा एंड वाले मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, इसके अलावा कौन सा लफ्ज सबसे अहम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज। साइज का मतलब क्या है? कि सम टाइप अमाउंट की बेस पर। क्या अजीब व गरीब बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मटेरियलिटी लेवल हो 5 लाख, मिस स्टेटमेंट हो 7,000 की, और स्टिल हम कहें ये मटेरियल है? तो आप जरा एग्जाम्पल बता दीजिए किसी फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इलीगल एक्टिविटीज, CFO की रिम्यूनरेशन। ठीक है, आखिरी कंसेप्ट आज का, उसके बाद छुट्टी। आखिरी, दिल करेगा घर जाके ये वो तो करना ही करना है ना याद, दिल करेगा ये याद कर लीजिएगा, ना दिल करे तो कल कर लीजिएगा। मटीरियलिटी किस टाइम पे कंसीडर करनी, देखे। अच्छा सुनिए जरा, अच्छा मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, अल्फाज मैं कैसे बदल रहा हूं, और मतलब मटीरियलिटी डिटरमिन की जाती है स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, प्लानिंग स्टेज पे, लेकिन यूज की जाती है थ्रू आउट द ऑडिट, यानी प्लानिंग स्टेज पे भी, परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग स्टेज पे भी। नहीं समझ आई ना? नहीं आई, दोबारा सुने। मटीरियलिटी डिटरमिन की जाती है स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, प्लानिंग स्टेज पे, लेकिन यूज की जाती है प्लानिंग स्टेज पे भी, यूज की जाती है परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, यूज की जाती है रिपोर्टिंग स्टेज पे भी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, बोल लो, एक्सप्लेन। प्लानिंग स्टेज पे किस लिए यूज की जाती है? रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है, और डिटरमिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमिन करने के लिए। आप मुझे खुद बताइए, मटीरियलिटी लेवल हमारे सामने आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक सेल्स है,
एक मिसलीनियस एक्सपेंसेस हैं। दोनों एरियाज होते हैं ना ट्रायल बैलेंस में। रिस्क असेसमेंट में किसके ऊपर फोकस करेंगे? मटेरियलिटी काम आई कि नहीं आई। प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपने डिसाइड करना है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कुछ एरियाज होंगे हाईली मटेरियल, कुछ होंगे छोटे मटेरियल। किन पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करें? और सबसे अहम, ये तो है रट्टे वाली बात ज्यादा थी, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम मटेरियलिटी को ओपिनियन रिपोर्ट देते हुए भी कंसीडर करते हैं। किस इवैल्यूएट करने के लिए कि मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इमटेरियल है कि मटेरियल है। ठीक है क्या परवेश? बिल्कुल। तो हम अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए, और अगर स्टिल अनकरेक्टेड रहे तो उसके बेस पे ओपिनियन क्या देना है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम ही समझे, ठीक है। फिर आप कहेंगे शेड्यूल भी बनाए सर। तो ये हमारा आज हमने क्या सीखा? आज हमने बहुत कुछ नहीं, तीन चीजें सीखी। पहले हमने सबसे अहम कंसेप्ट आज का सबसे है एडिशनल प्लानिंग कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट। ये रिपोर्ट में भी इसका इफेक्ट आता है, रिस्क असेसमेंट में भी आता है, एविडेंस में। फिर हमने सीखा इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट का फर्क एग्जांपल्स के साथ। फिर हमने सीखा मटेरियलिटी की डेफिनेशन और यूजेस ऑफ मटेरियलिटी। तीन यूजेस है, प्लानिंग पे, परफॉर्मेंस पे, रिपोर्टिंग में। प्लानिंग में किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए। परफॉर्मेंस में किस लिए? प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। रिपोर्टिंग में ओपिनियन के लिए। शाबाश, ठीक है। एक एक पॉइंट मजीद है रटे वाला, वो याद कर लीजिएगा।